हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे। सभी लोगों की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी और जो कुछ तैयारी में अगर कमी रह गई है तो उसको पूरा करने के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए सक्सेस सीरीज़। और सक्सेस सीरीज़ का आज हम लोग 8th पार्ट हमारा ये होने वाला है, जिसमें कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं, PYQ देख रहे हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है सौरमंडल होने वाला है। और इसके अंदर से जहाँ भी आपका KVS की आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, KVS, ग्रुप C, UKPSC, SSC, जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, SSC का GD है, CHSL, CGL है, बैंक है, जहाँ पे भी आपका GS पूछा जाता है वहाँ पे सौरमंडल पूछा जाता है। और सौरमंडल आप यहाँ से पढ़ लें और कहीं और से पढ़ लें और कंपेयर करके देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से आपको एक टॉपिक के अंदर से कितने क्वेश्चन मिलने वाले। मैं जो भी आपके लिए इस तरीके की सीरीज़ लेके आऊँगा, आप ये समझ लीजिए कि वो सारे के सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। और सभी के अंदर जो टॉपिक के अंदर डेटा होगा वो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, जिसके अंदर जो है कि आपका कई वीडियोज़ का, कई बुक्स का ये जो है कि कलेक्शन है। काफ़ी सारी बुक्स पढ़ने के बाद में उन सभी का जो है कि एक जगह पर डेटा लिया गया है। तो ये जितने भी आपके वीडियोस होने वाले हैं इनको बिल्कुल भी हल्के में न लाएं। आपको हैंड रिटन जरूर दिखाई दे रहा है, डिजिटल बोर्ड पे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर आपको डेटा कम मिलेगा। डिजिटल बोर्ड पर लिख देने का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज़बरदस्त आपका वो टॉपिक हो जाने वाला। ठीक है, डिजिटल बोर्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप देखेंगे कि आपको जो कंटेंट मिलने वाला वो डिजिटल बोर्ड से 10 गुना बेहतर मिलने वाला है। ये वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सौरमंडल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सौरमंडल आपका क्या है? सौरमंडल जो है कि आपका सौरमंडल यानी कि सौर परिवार, सूर्य है हो गया आपका, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, मेट्रॉइड्स और साथ ही साथ जो है कि कुछ अन्य गैसें, इन सब से मिलकर के जो एक परिवार बनता है, इसको आप सौर परिवार या फिर हम इसको कहते हैं सौरमंडल। विशेषकर हम सौरमंडल के अंदर जिसकी बात करते हैं वो ग्रह और उपग्रह की बात करते हैं, लेकिन हम इसमें ना तो कॉमेट्स को नकार सकते हैं, ना कि मेट्रॉइड्स को नकार सकते हैं, ना ही धूलकण और गैस को नकार सकते हैं, ना ही एस्ट्रॉइड को नकार सकते हैं। तो यानी कि इन सभी से मिलकर के आपका एक सौरमंडल बनता है। और सौरमंडल में ज़बरदस्त बात, सौरमंडल का जो निर्माण हुआ है ये नेबुला के माध्यम से हुआ है, निहारिका के माध्यम से सौरमंडल का निर्माण हुआ है। और ये सभी आप देख पा रहे हैं कि सौरमंडल के सदस्य हैं। कभी आपसे प्रश्न में आ जाए तो आप बता पाएंगे कि सौरमंडल के सदस्य कौन कौन हैं। तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, मेट्रॉइड्स तथा गैसें, ये सभी क्या हैं? सौरमंडल के सदस्य हैं। फिर बात करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का लगभग 99.8% द्रव्यमान अकेले सूर्य में निहित है। यानी पूरा सौरमंडल अगर 100% है तो लगभग 99.8% अकेला ही सौरमंडल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि सौरमंडल का जो सबसे प्रमुख सदस्य है, जो सौरमंडल का जनक हम जिसको कह सकते हैं, तो सौरमंडल का जनक आपका कौन है? सौरमंडल का जनक है सूर्य देवता जी, सौरमंडल के जनक हैं। और सौरमंडल के जनक जो सूर्यदेव हैं, इनकी हम बात करें तो इसका जो लगभग तापमान है, सूर्य अपनी तपन के लिए जाना जाता है, गर्मी के लिए जाना जाता है। इसका तापमान कितना है आपसे पूछ ले तो अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का तापमान होता है। कभी कभी आपसे व्यास पूछ लेता है कि सूर्य का व्यास कितना है, तो 14 लाख किलोमीटर इसका जो है कि वो व्यास है। ठीक है, और जो है कि इसके अलावा सूर्य से कभी कभी पूछ लेता है कि पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पर है। तो कितनी दूरी पर है आप बता पाएंगे कि सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? ये आपका 14.98 करोड़, या कहीं पर आपको ओवरऑल दिखाई देगा 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, और जो है कि इसी को हम, ये जो दूरी है ना सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है या फिर खगोलीय दूरी क्या होता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल पूछ ले आपसे या आपसे खगोलीय दूरी पूछ ले कि क्या होता है, तो सूर्य से और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है इसको हम एक खगोलीय दूरी कहते हैं। एक खगोलीय दूरी, और एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है? तो एक खगोलीय दूरी बराबर 14.98 करोड़ या फिर 15 करोड़, इसको हम कहते हैं एक खगोलीय दूरी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि सूर्य की जो है कि सूर्य का जो प्रकाश है उसकी चाल कितनी है आपसे पूछ ले तो 3 की × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है कि ये सूर्य की चाल होती है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में इतनी स्पीड से जब ये पृथ्वी पर आता है तो फिर भी इसको पृथ्वी पे पहुंचने में लगभग 8 मिनट 18 सेकेंड का समय लग जाता है। ठीक है, और जो हमारा सूर्य है ये हमारे सूर्य से, पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। और सूर्य की त्रिज्या, अभी तो हमने पूरा सूर्य
की बात करें कि सूर्य कितना बड़ा है तो 13 लाख गुना बड़ा है। और केवल हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या है 109 गुना बड़ी है। ठीक है, त्रिज्या, सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना बड़ी है। और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कितना ज़्यादा है, 28 गुना ज़्यादा है। ये सारे PYQ हैं, जितने भी मैं पॉइंट आपको लिखा रहा हूँ ये कई बुकों का कलेक्शन है, PYQ हैं आपके, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपका डेटा भर भर के आपको इसमें मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके बाकी दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य को एनर्जी मिलती कहाँ से है, तो आपसे जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न या फिर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से सूर्य को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जो आपको ये जलता हुआ सूर्य दिखाई देता है ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के माध्यम से आपको जलता दिखाई देता है। तो उसमें भूमिका कौन निभाता है, तो उसमें भूमिका हाइड्रोजन और हीलियम निभाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम की प्रकृति जो ये प्रोसेस है इसकी वजह से क्या हो जाता है, सूर्य में जो है कि प्रकाश आपको उत्पन्न होता है, आपको प्रकाश दिखाई देता है। तो सूर्य की ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत हैं वो आपसे पूछे कि क्या है, तो आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न है। और सूर्य में प्रमुख रूप से हाइड्रोजन और हीलियम और कुछ अन्य गैसें पाई जाती हैं, लेकिन मेनली हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती हैं। तो इनका अनुपात कितना है, कितनी मात्रा में पाई जाती है, ये भी आपसे प्रश्न बन जाता है। तो 3:1 की मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती हैं। कितनी परसेंट पूछ ले आपसे, तो हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एंड अदर गैसेस 2.5% पाई जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में सूर्य हमें पता है कि भैया बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट है। तो जो उसका ब्राइटेस्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, उसको हम क्या कहते हैं, पूरा सूर्य है आपका और सूर्य का आपको एक ब्राइटेस्ट पार्ट दिखाई देता है, आपको केवल चमकीला चमकीला सा दिखाई देता है सूर्य बाहर से, तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश मंडल या फिर हम उसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। और जो फोटोस्फेयर है इसमें इतना तगड़ा टेम्परेचर होता है, लगभग जो है कि 5500 डिग्री सेल्सियस या अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है कि इस प्रकाश मंडल का या फोटोस्फेयर का होता है। और ये फोटोस्फेयर भी क्या है, ये 2 पार्ट से मिलकर के बनता है, एक को हम बोलते हैं कोरोना या किरीट और दूसरे को बोलते हैं क्रोड। ठीक है, तो जो बाहरी भाग है इसको तो हम बोलते हैं कोरोना, यहाँ पे मैंने आपके लिए डायग्राम भी बनाया है, कोरोना इसको हम बोलते हैं, और अंदर का ये जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोड या फिर हम इसको बोलते हैं कोर। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है कि कभी कभी आपको कहीं कहीं पर जो है कि कुछ डार्क स्पॉट से दिखाई देते हैं इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं सन स्पॉट या फिर हम इसको बोलते हैं सौर कलंक और सौर कलंक। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना, सौर कलंक का तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यहाँ से सौर ज्वालाएँ निकलती हैं, सौर ज्वालाएँ निकलती हैं, सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं। तो जब यहाँ से प्रकाश सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं कहीं पर से, तो जहाँ पर से सोलर फ्लेयर्स निकलती है वहाँ पर जो स्पॉट बन जाता है इसको हम बोलते हैं सौर कलंक। ठीक है, ये सौर कलंक कितना डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, यहाँ पर 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। और ये एक सौर कलंक क्या होता है, इस तरीके से सौर कलंक जो है कि बनता है, और फिर उसको भरने में, वापस भरने में ये एक साइकिल चलता है, सौर ज्वालाएँ और सौर कलंक का क्या है, एक साइकिल चलता है। ये लगभग 11 वर्षों का साइकिल चलता है, और ये 11 और 11 वर्ष करके लगभग 22 वर्ष हो जाते हैं, और 22 वर्ष में एक चक्र पूरा होता है, इसको हम बोलते हैं सोलर साइकिल। ठीक है, सोलर साइकिल। आपको इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा मैंने टॉपिक ज़्यादा डीप ले लिया, लेकिन आप इतना ना जाएं, बस आप इतना समझिए कि सौर कलंक क्या होता है। यहाँ से सौर ज्वालाएँ जो है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम होता है, यहाँ से सोलर फ्लेयर्स निकल जाती हैं। यहाँ का तापमान कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। एक सौर कलंक को कंप्लीट होने में लगभग 11 वर्ष लगते हैं, एक सौर ज्वाला का सर्कल पूरा होने में लगभग 11 वर्ष लगते हैं। और इन दोनों का जो एक सर्कल चलता है, सौर कलंक जो है कि वापस से क्या होता है, जिस तरीके से यहाँ से सौर कलंक निकला है, यहाँ से सोलर फ्लेयर्स निकली हैं, और ये जो है कि क्या होता है कि ये फिर वापस से सोलर फ्लेयर्स यहाँ पर सौर कलंक में जाती हैं, यहाँ फिल होता है, फिर इस तरीके से ये गैपिंग फिल होता रहता है और ये सर्कल चलता रहता है, निकलती हैं फिल होती हैं, निकलती हैं फिल होती हैं। तो ये लगभग 22 वर्षों में एक सर्कल कंप्लीट होता है, एक साइकिल कंप्लीट होता है, इसको हम बोलते हैं सोलर साइकिल। सौर चक्र लगभग 22 वर्षों का होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगला। अच्छा, इसके बाद व्यास देख लेंगे थोड़ा सा। तो व्यास आपका कितना है, 3.2 लाख किलोमीटर जो है कि इसका व्यास है। चलिए आगे हम देखेंगे। मैंने आपको कल के लेक्चर में जो है कि बताया था कि जो अरोरा की घटना होती है, जब हम जो है कि
लेयर को पढ़ रहे थे, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो उसमें हमने जो है कि आयन मंडल के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑरोरा की घटना होती है। तो क्या होता है कि जब ये सौर ज्वालाएं आयन मंडल में पहुंचती हैं तो आयन मंडल में यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश पाए जाते हैं। इन धनात्मक और ऋणात्मक आवेश यानी चार्ज पार्टिकल्स में जब ये सौर ज्वालाएं पहुँचती है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ स्पार्क सा दिखाई देता है, कुछ चमक सी दिखाई देती है। तो ये चमक जो है कि क्या होता है, इस चमक को ही हम क्या बोलते हैं, इसको ऑरोरा की घटना कहते हैं। ठीक है, इस चमक को हम क्या कहते हैं, ऑरोरा की घटना कहते हैं। और ये जो ऑरोरा की घटना है, ये ऑरोरा की घटना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। जब ये नॉर्थ पोल पर होती है तो हम इसको बोलते हैं अरोरा बोरोलिस, और जब ये साउथ पोल पर होती है तो हम इसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो इस तरीके से जो है कि ये अरोरा की घटना होती है आपकी। ठीक है, कहाँ होती है, ये आयन मंडल में होती है, ये आयन मंडल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा आपको लिख दिया। यहाँ पर जो है कि आपके चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं आयन मंडल में, ये पूरे लेयर्स हैं। पृथ्वी हो गई आपकी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर उसके बाद में आपका बहिर्मंडल। चलिए, ऊर्जा का स्रोत हमने देख लिया कि सूर्य को जो ऊर्जा मिलती है, जो सन को एनर्जी मिलती है, वो न्यूक्लियर फ्यूज़न के माध्यम से मिलती है। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन का हीलियम में जब रूपांतरित हो जाते हैं, मैंने कहा था हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, ये दोनों ही जो है कि मेन इंपॉर्टेंट गैसेस जो हैं कि वो सूर्य में 3:1 के अनुपात में पाई जाती हैं। तो क्या होता है कि जब हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है तो इसी को हम बोलते हैं कि ये न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रोसेस है। ठीक है, और ये भी हमने देख लिया कि पूरा जो आपका सौरमंडल है, ये सौरमंडल क्या है सूर्य में क्या है, पूरे सौरमंडल का समझ लो कि अगर ये पूरा सौरमंडल अगर 100% है तो अकेला सूर्य जो है कि क्या है, सौरमंडल का 99.8% जो है कि इसमें निहित है, इसका द्रव्यमान सूर्य में, पूरे सौरमंडल का। ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक सौरमंडल की बात कर रहे हैं। कई सौरमंडल हैं ऐसे हमारे ब्रह्मांड में। ठीक है, जो एक सौरमंडल है, एक सौरमंडल के अंदर सूर्य है, सूर्य के साथ साथ एस्ट्रॉइड है, मेट्रॉइड्स है, कॉमेट्स हैं, अन्य गैसेज हैं, धूलकण हैं। तो ये जितना भी अगर ये अपने आप में 100% है ना, एक सोलर सिस्टम अगर अपने आप में 100% है तो उस सोलर सिस्टम का अकेले जो सन है वो 99.8% है। ठीक है, और जो है कि हमने ये भी देखा कि सूर्य जो है कि वो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से जो है कि मिल्की वे की परिक्रमा करता है। सूर्य भी परिक्रमा करता है। ठीक है, सूर्य भी परिक्रमा करता है मिल्की वे की, और टोटल टाइम जो इसको लगता है वो 25 करोड़ वर्ष लगता है। किसको, सूर्य को। ये हमारा अगर मिल्की वे है तो सूर्य क्या कर रहा है, इस मिल्की वे की परिक्रमा कर रहा है। सन भी परिक्रमा करता है। ठीक है, सन क्या कर रहा है, अभी तक आपने देखा होगा कि पृथ्वी जो है कि या अन्य ग्रह जो है कि वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अभी तक हमने इतना पढ़ा, लेकिन आज हम कुछ नया पढ़ रहे हैं कि सूर्य भी क्या करता है, सूर्य भी मिल्की वे की परिक्रमा करता है, और इस परिक्रमा को पूरा करने में इसको लगभग जो है कि वो 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। और इसी 25 करोड़ वर्ष को हम बोलते हैं कॉस्मोस ईयर, या फिर हम इसको बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये वही बात है, वहीं पे ही लिखा है। तो सौर कलंक मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सौर कलंक क्या होता है, जहाँ से सौर ज्वालाएं क्या हो जाती हैं, निकल जाती है, तो वहाँ पर जो है कि स्पॉट टाइप से बन जाता है, इसको हम बोलते हैं सौर कलंक। ठीक है, सौर कलंक जो है कि प्रकाश मंडल में यानी कि फोटोस्फेयर में पाया जाता है, ये भी हमने देख लिया। इनकी संख्या जो है कि वो, इनकी संख्या में 11 वर्षों में वृद्धि होती है। ठीक है, 11 वर्षों में वृद्धि होती है, और जो है कि सौर इसको जो ये जो वृद्धि या कमी हो रही है ना, 11 वर्षों के अंतराल में होती है। कभी इसमें वृद्धि या जो कमी होती है वो 11 वर्षों के अंतराल में होती है। इसका साइकिल मैंने कहा 11 वर्ष का होता है, और ये 11 वर्ष का जो है कि सौर कलंक और सोलर फ्लेयर का जो साइकिल मिल करके 22 वर्ष बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जो ये बात कर रहे हैं, जो हमारा 11 वर्षों में इसके जो वृद्धि या जो कमी होती है ना इसमें, इसको हम बोलते हैं सौर कलंक के विकास एवं ह्रास का चरण बोला जाता है। इसको कभी कभी आपसे पूछ लेना कि सौर कलंक के विकास एवं ह्रास का चरण जो है कि वो क्या होता है या कितने वर्षों में होता है, तो वो जो है कि 11 वर्षों में होता है। ठीक है, और जो है कि वर्णमंडल क्या है, तो सूर्य का जो है कि जो वायुमंडल है उसको हम बोलते हैं वर्णमंडल। सूर्य का भी अपना वायुमंडल है, तो सूर्य का वायुमंडल है उसको हम बोलते हैं वर्णमंडल। ठीक है, वर्णमंडल में उठते गैसों के जो प्रवाह है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल कहते हैं इसको। ठीक है, स्पिक्यूल।
चलिए, और क्या है इसके अंदर इम्पोर्टेंट आपके लिए कि सूर्य के भागों के ऊपर क्रीट के एक छिद्र होता है। जो सूर्य के भाग के ऊपर क्या है, क्रीट में एक छेद होता है जिसे आप क्या कहते हैं, कोरोना होल कहते हैं। ठीक है, और इससे क्या है, रेडियो तरंगे निकलती है। बहुत सारी नई नई चीज़ें मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि ये फैक्ट्स का कई बुकों का कलेक्शन है। ठीक है, तो सूर्य की जो कुल आयु है आपकी वो लगभग कितनी है, लगभग 10 अरब वर्ष, या फिर जो है कि 10 अरब वर्ष तो है ही। और वर्तमान आयु की बात करेंगे तो वर्तमान आयु कितनी है, 4.7 अरब वर्ष ये वर्तमान आयु है। और कुल आयु की बात करें तो लगभग जो है कि 10 अरब वर्ष जो है कि वो सूर्य की कुल आयु है। ठीक है, और फिर क्या होगा, इसके बाद जब इसकी आयु पूरी हो जाएगी तो सूर्य क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगा और लास्ट में एक वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, इसकी हाइड्रोजन समाप्त होगी। जब इसके अंदर से हाइड्रोजन समाप्त होने लग जाएगी तब हम इसको बोलेंगे रेड जाइंट, फिर ये रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा। ये सभी तारों के साथ होता है, जो छोटे तारे होते हैं सभी तारों के साथ होता है, छोटे तारे वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होते हैं। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन समाप्त होगी तो फिर ये रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा, फिर हम इसको रेड जाइंट कहेंगे। और फिर उसके बाद इसमें से हीलियम भी समाप्त होने लग जाएगी धीरे धीरे। जब इसके अंदर से हीलियम भी समाप्त हो जाएगी फिर ये वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तब ये श्वेत वाम में, बौने तारे में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अब आ जाते हैं हम ग्रहों की बात। ये तो हमारा हो गया सन के बारे में, इतना लंबा हमारा सन के ही बारे में पूरी डिटेल हो गई थी। अबाउट 15 मिनट यहाँ पर चला गया हमारा सन के बारे में ही। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको आप लोग बोर भी होंगे ज़्यादा लंबे वीडियो में, तो इसको मैं यहीं पे ही फिनिश करता हूँ। और इससे अगला जो हमारा रहेगा, यहाँ मैं सारे प्लैनेट्स की 1 बाय 1 हम लोग बात करने वाले हैं। इस तरीके से देखेंगे कि सूर्य की दूरी के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट सबसे नज़दीक है, कौन सा प्लैनेट दूर है, किस प्लैनेट के कितने जो हैं कि आपके, ये देखेंगे। बिल्कुल ट्रिक तरीके से मैं आपको याद कराने वाला हूँ, घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, बुध के सारे फैक्ट, शुक्र के सारे फैक्ट, आपके हर प्लैनेट के एक एक जो है कि हम बढ़िया तरीके से सारे फैक्ट्स देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त अगला भी आपका इसका पार्ट होने वाला है। तो इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, और पढ़ते रहिएगा। गुड लक।